नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। मैं हूं एसवी पांडे। आज आपके साथ जिस टॉपिक के लिए मैं जुड़ रहा हूं वो भारत के आधुनिक भारत के स्पेशली निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और मैं इसलिए ऐसी बात कह रहा हूं क्योंकि हम जिस टॉपिक के लिए आपसे जुड़ रहे हैं वो है हमारा संविधान दिवस का टॉपिक। आजकल पिछले करीब एक हफ्ते से कई विश्वविद्यालयों में, कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में संविधान सप्ताह मनाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल वीक मनाया जा रहा है। और इसका पर्पस बेसिकली यही है कि हम संविधान के जो लक्ष्य हैं, जो वादे हैं, जो प्रोमिसेस हैं उसे समझ सकें और जो हमें अपने विकास, अपने उन्नति, अपने उत्कर्ष की यात्रा तय करनी है उसे सही तरीके से आगे बढ़ा सकें। तो संविधान दिवस पर हम आज इस वीडियो लेक्चर के साथ ये जानेंगे कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन संविधान का क्या होता है। इसके अलावा मैं जरूर चाहता हूं कि आप संविधान दिवस के इसी सीरीज में, इसी वीडियो लेक्चर में आप ये भी जरूर एक बार रिकॉल करें कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आमतौर से जो लोगों में परसेप्शन होता है वो अधिकारों को लेकर होता है। उन्हें लगता है कि उनके ये अधिकार छीने जा रहे हैं या उनके ये अधिकार सीमित हैं या उन्हें ये अधिकार नहीं मिले हैं। बात सही है, बहुत सारे अधिकारों को अभी प्राप्त करना और उनको अनुभव करना बाकी है। ये एक अनवरत यात्रा है। लेकिन इस मार्ग में ये नहीं भूल जाने की जरूरत है कि बहुत सारे अधिकार संविधान के प्रारंभ से ही हमें प्राप्त हुए हैं, जिनके लिए हमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा है। जबकि दुनिया के तमाम देशों में संविधान लागू होने के बाद भी बहुत सारे अधिकार नागरिकों को नहीं मिले थे और वो उन्हें संघर्ष करने पड़े प्राप्त करने के लिए। जैसे कि अमेरिका में नस्लभेद की जो प्रॉब्लम थी, वहां पर गोरे लोगों की इक्वल नहीं ट्रीट किया जाता था काले लोगों का, उन्हें वो प्राप्त करना पड़ा। उनकी महिलाओं को जो वोटिंग राइट है वो संविधान के प्रारंभ से नहीं मिला था, उन्हें उसे प्राप्त करना पड़ा। तो दुनिया के बहुत संविधान हैं जो बहुत देर में बहुत सारे आवश्यक जो अधिकार हैं वो दे पाए, लेकिन हमारा संविधान बुनियादी अधिकारों की गारंटी उसी दिन से दे दिया जिस दिन से वो लागू हुआ। इसी नाते इस संविधान का विशेष महत्व है और इस संविधान की तरफ दुनिया बड़ी उम्मीद की नजर से कम आज के दौर में तो देखती ही है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि संविधान का एक ओवरव्यू हम आप तक पहुंचा दें। अगर हम ट्रेडिशनली इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो आपने किताबों में पढ़ा होगा, अपने स्कूल्स कॉलेजेस के लेक्चर्स में ये देखा होगा कि संविधान के बारे में ये कहा जाता है कि संविधान एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है जिसके द्वारा देश में जो भी क्रियाएं हैं वो संचालित हो रही हैं। अब उन क्रियाओं का विस्तार अलग अलग है। प्रशासनिक क्रियाकलाप अलग है, आर्थिक क्रियाकलाप अलग है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप अलग है, राजनीतिक क्रियाकलाप अलग है। ये सारी जो क्रियाएं हैं ये किसी देश के संविधान के अंतर्गत संचालित होती है। तो संविधान फिर क्या हुआ? एक तरीके से संविधान एक गाइडिंग बुक है, एक तरीके की पथ प्रदर्शित करने वाली पुस्तिका है जिसमें क्या सही है और उस सही को प्राप्त करने के क्या राइट वे हैं इसके बारे में चर्चा की गई। साथ ही साथ उस समय जब हमारा संविधान बना, जो जो महत्वपूर्ण विषय कवर किए जा सकते थे उन सारे विषयों के बारे में एक गाइडेंस देने की कोशिश हमारे संविधान निर्माताओं ने उसी समय कर दी थी जब हमारा संविधान बन रहा था। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि दुनिया का कोई भी संविधान या कोई भी विचार वो एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग तभी हो सकता है जब उस विचार में समय के साथ परिवर्तन की गुंजाइश हो। भारतीय संविधान में यह विशेषता बहुत आराम से आप देख सकते हैं कि संविधान निर्माता किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए बिल्कुल खुले थे, बिल्कुल उनका विचार खुला हुआ था। वो ऐसा मानते थे कि निश्चित रूप से अगर भारत की जनता को किसी और तरीके के कानून की जरूरत पड़े, किसी और तरीके के लेजिस्लेशन की जरूरत पड़े, तो उसके लिए उन्हें
उसमें सुधार, उसमें परिवर्तन, यानी संविधान में सुधार परिवर्तन की गुंजाइश खुले तौर पर होनी चाहिए। और ये भी हमारे महत्वपूर्ण एक तरीके के अप्रोच की बात है। हमारा जो संविधान का अप्रोच है वो इस एक पॉइंट को उसमें और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये आमतौर से बाकी संविधानों में इतना सहज रूप से नहीं प्रदान किया गया है। अब यहीं पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि आखिर बेसिकली हमारे संविधान की यात्रा कैसी रही। तो आपको पता होगा कि हमारा जो देश है उसमें ऑफिशियली अगर मैं बात करूं कि 1885 से जब कांग्रेस का एक तरीके से गठन हो गया, तो हमारे देश में ऑर्गेनाइज्ड सरफेस पर एक बड़ी पार्टी ने हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसे लीड किया। उसी फ्लोर से हम लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज उठाई थी। साथ ही साथ सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन हमारा वहां से नहीं शुरू हुआ, हमारा मुक्ति संग्राम वहां से नहीं शुरू हुआ, बल्कि भारत के निर्माण की प्रक्रिया और स्पेशली आधुनिक भारत के निर्माण की प्रक्रिया हमने वहीं से स्टार्ट कर दी थी, जिसमें जस्टिस की बातें, सोशल जस्टिस की बातें, अनटचेबिलिटी की बातें उसी मंच से कांग्रेस के उठाई जाती शुरू हो गई थी। इसके बाद इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए कई ऐसे पड़ाव आए जब हमें ये तय करना पड़ा कि आखिर हमारा जो देश होगा वो किस तरीके से चलेगा, जिसमें फेमस नेहरू रिपोर्ट का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। उसको पहली बार इस बात के लिए मैं रेखांकित कर रहा हूं कि एक ड्राफ्ट के तौर पर हमारे सामने पंडित मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जैसे दिग्गज वकीलों ने मिलकर के पेश किया कि हमारा आइन कैसा हो सकता है। इसके बाद ब्रिटिश पावर ने धीरे धीरे जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है वो जब जोर पकड़ने लगा, तो उन्होंने पावर को ट्रांसफर करना शुरू किया और डिफरेंट पार्लियामेंट्री एक्ट के जरिए हमें पावर को देना शुरू किया। कई सारे एक्ट्स आए, उन एक्ट्स के बहुत ज्यादा डिटेल में मुझे नहीं जाना है, लेकिन एक एक्ट को मैं जरूर कोट करूंगा, दैट इज 1935 एक्ट, भारत सरकार का जो अधिनियम 1935 था वो, क्योंकि उसमें बहुत वास्ट तरीके से एक पूरा मैकेनिज्म डेवलप किया गया था गवर्नेंस का। और 1935 का जो एक्ट था उससे बहुत प्रेरणा मिली हमारे संविधान निर्माताओं को, और बहुत सारे प्रोविजन ज्यों के त्यों हमारे संविधान में वर्तमान में भी रखे गए। फिलहाल ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो जर्नी है वो धीरे धीरे जब स्टार्ट हो गई, तो फाइनली जब क्लीमेंट एटली का डिक्लेरेशन हो गया कि अब भारत को हम आजादी देने वाले हैं, और उन्होंने एक डेडलाइन तय कर दी कि 1948 तक हम आपको आजादी दे देंगे, तो ये बहस बिल्कुल क्लियर हो गई कि भाई आजादी मिल जाएगी तो हमें अपना आइन चाहिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जिससे हम अपने सिस्टम को गवर्न करेंगे। और फिर ये बिल्कुल मूर्त रूप देना आवश्यक हो गया संविधान के निर्माण को। तो वहां से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो ड्राफ्ट होती है, और 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी लगन और निष्ठा के बाद हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार होता है। और जो संविधान बनने का, निर्माण होने का या संविधान निर्माण के कार्य पूर्ण होने का काम है वो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 26 नवंबर 1949 जैसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस दिन हमारा जो संविधान है उसे हमने फुली इनैक्ट और अडॉप्ट नहीं किया। फुली हमने इनैक्ट और अडॉप्ट तब किया जब वो फेमस डेट आई 26 जनवरी की, जो कि लाहौर कॉन्फ्रेंस में 1929 में ही तय हो गई थी, और हर साल हम लोग 26 जनवरी को अपना ध्वजारोहण करके उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते थे। तो हमने 2 महीने का इंतजार किया, और जब 26 जनवरी की तारीख आई तो उस दिन हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया। इसीलिए 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में संविधान पूर्ण रूप से स्वीकार हुआ, पूर्ण रूप से हमने उसे अंगीकार किया, और तब से हम अपने संविधान के अनुसार आज तक की यात्रा कर रहे हैं। अब जरा मैं चाहता हूं कि आप एक नजर डाल लें कि संविधान के बेसिक प्रोविजंस क्या हैं। तो मैं आपके स्क्रीन पर एक स्लाइड डाल रहा हूं, इससे आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि संविधान के बेसिक फैक्ट्स है वो क्या क्या हैं। तो आप एक बार इस स्लाइड पर नजर डाल लीजिए। देखिए, आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसके नीचे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और फिर लिखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स करेंट फॉर्म, जो कि हमने 2011 के हिसाब से आपको जो कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है, लिखा हुआ कंसिस्ट ऑफ 1 प्रीएम्बल, 25 पार्ट्स containing 450 articles, 12 schedules, 2 appendix and 97 amendment to date, although it is federal in nature
इट ऑल्सो हैज ए स्ट्रॉन्ग यूनिटरी गवर्नमेंट। अब देखिए इसके नीचे आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है कि हमारे संविधान में एक प्रीएम्बल है। हमारे संविधान में 25 भाग हैं। शुरुआत में आपको पता है कि 22 थे, अब 25 हो गए हैं। 450 आर्टिकल्स हमारे संविधान में वर्तमान में है, जबकि ये जब हमारा संविधान हमें मिला था तो 395 थे मूल रूप से। उसके अलावा ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी शेड्यूल्स हैं वो अब 12 हो चुकी हैं। पहले ये जो है वो 8 थी, फिर आगे बढ़ी 10 हुई, फिर उसके बाद 12 हुई। और अमेंडमेंट जो इसमें मैंने शो किया है वो 97 है, लेकिन आपको मालूम है कि अगर हम वर्तमान में इसके आंकड़े पर जाएं तो अप्रोक्स 120 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो ये हमने एक संविधान की आपको एक ब्रीफ फैक्चुअल जो डेटा है वो देने की कोशिश की है। ऑब्वियस सी बात है कि जो संविधान का स्ट्रक्चर है वो आपको किताबों में पढ़ाया जाता होगा, उसके बारे में कोई एक्सक्लूसिव डेटा मुझे नहीं लगता कि मैं अपने वीडियो लेक्चर में डालूं, क्योंकि उसे आप सामान्य तौर पर जानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक बार संविधान के इंपॉर्टेंस और उद्देश्यों पर दोबारा से नजर डाल लें। इस वीडियो लेक्चर को बनाने का पर्पस ये है कि हम संविधान पढ़ते क्यों हैं और उस संविधान के साथ हमें किस तरीके से अटैच करना है अपने आप को। एक छोटी स्टोरी मुझे याद आ रही है, महात्मा गांधी की स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हुआ ये कि उनको जो है जब वो अफ्रीका में थे तो उन्होंने, चूंकि आपको पता है कि भारत में आने से पहले उन्होंने अफ्रीका में सार्वजनिक सरोकारों को लेकर के मूवमेंट शुरू कर दिया था। तो उन्होंने अपने आश्रम में एक नियम बना रखा था कि हर किसी व्यक्ति को वीक में एक दिन टॉयलेट साफ करना होगा, और वो उन्होंने अपने से ही शुरू किया था। अपने द्वारा उन्होंने पहला काम उसको स्टार्ट किया। उसके बाद जितने भी आश्रमवासी थे उन सबको ये काम करना था। कस्तूरबा गांधी भी उनके साथ थी। जिस दिन उनका नंबर आया तो वो थोड़ा हेजिटेट की और उन्हें थोड़ा उस बात से परेशानी थी, क्योंकि जिस वर्ग से आ रही थी, जिस समाज से आ रही थी, उस समाज में उस कार्य को एक विशेष वर्ग करता था, एक विशेष जाति के लोग करते थे। तो कस्तूरबा गांधी ने महात्मा गांधी से सीधा डिसएग्री किया और उन्होंने बताया कि नहीं, ये मेरा काम नहीं, ये तो नीची जाति का काम है। ये उनका स्टेटमेंट है। गांधी बहुत गुस्सा हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कस्तूरबा इस काम में उनका साथ नहीं देंगी, और वो कुछ थोड़ा सा वायलेंट रिएक्शन किए। उस तरह मार कुटाई वाली बात नहीं, बस वायलेंट इन द सेंस कि वो डिसएग्री हुए और कमरे से बाहर आ गए। उसके बाद कस्तूरबा को रियलाइज हुआ कि शायद उन्होंने कुछ गलत कह दिया, तो वो सिंपैथी करने, या ये कह लीजिए कि रिकवर करने इमोशनली गांधी के पास आती हैं और दबे मन से कहती हैं कि चलो ठीक है, हम ये काम करते हैं। गांधी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात उस जमाने में कही थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे संविधान के परिप्रेक्ष्य में भी है। उन्होंने कहा, या तो तुम इसे नहीं करोगी या तो तुम इसे कॉन्शियसली एक्सेप्ट करके करोगी। अब ये जो कॉन्शियंस है, अंतःकरण है, ये हमारे प्रियम्बल में भी आता है कि हम अपने संविधान को कॉन्शियंस के साथ एक्सेप्ट करें, उसके साथ आत्मा से जुड़ें। और जब हम संविधान के साथ आत्मा से जुड़ जाएंगे तो ये सारी बहस खत्म हो जाएगी कि संविधान क्या दे रहा है, संविधान क्यों रोक रहा है या क्या कर नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें। दरअसल मेरा पूरा ये बात बताने का पर्पस ये है कि जिस चीज को हम कॉन्शियसली एक्सेप्ट करेंगे उसके साथ हमारा एक पॉजिटिव अप्रोच होगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया आपके संविधान का, जो कि 1976 में आया, और वो बहुत बड़ा, एक तरीके से उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। वो बहुत बड़ा प्रोविजन रहा और उसने बहुत सारे प्रोविजन संविधान में जोड़े। इनफैक्ट संविधान के प्रीएम्बल्स में भी कुछ चीजें ऐड कर दी गई। बहरहाल उस पर डिबेट नहीं है। डिबेट सिर्फ इस पर है कि उसी 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज का भी प्रोविजन किया गया। और ये ड्यूटीज जो है वो आपको पता होगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंड की थी, और उसी ड्यूटीज को हमने अपने संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज के तौर पर ऐड कर दिया। अब बात आती है कि जब हमारा ये ड्यूटी का चैप्टर ऐड हो रहा था तो हमें कितनी ड्यूटीज के बारे में बताया गया। तो उस समय हमारे पास जो ड्यूटीज की संख्या थी वो दरअसल कुल मिलाकर के 10 थी। अभी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में हमने एक और ड्यूटी ऐड कर दी। तो इस तरीके से अब वर्तमान में जो संख्या है टोटल वो 11 हो गई है। लेकिन अगर आप फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, जो कि अनुच्छेद 12 से शुरू होते हैं और आपको पता है 35 तक चलते हैं, और उसमें इतने सारे राइट्स हैं। मैं आपको एक बस ऐसे एक रैंडम डेटा दूं तो एक
जो प्रोविजन है फंडामेंटल राइट्स के, उस पर बहुत सारे लेजिस्लेशन है, बहुत सारे कानून हैं, तो बहुत वास्ट किस्म की हम राइट्स को जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ड्यूटीज के बस कुल मिलाकर के आपको पता है कि 11 हमारे पास एक सेट है जिसको हमें फॉलो करने की अपेक्षा संविधान निर्माताओं की बिना ड्यूटी का प्रोविजन किए थी, और जब से ड्यूटी का प्रोविजन हो गया तो हमारे संविधान को इन चीजों को फॉलो करने की अपेक्षा अपने नागरिकों से है, और हमें उसके प्रति सजग रहना भी जरूरी है। मैं चाहता हूं कि जब ड्यूटी की बात चली है तो एक नजर फंडामेंटल ड्यूटीज पर डाल लेते हैं। मेरे पास एक स्लाइड है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उस स्लाइड में सारी ड्यूटीज जो है वो मेंशन है, तो एक बार उस ड्यूटी पर आप नजर डाल लीजिए। आपके सामने ये रही स्लाइड। देखिए, आप देख रहे होंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज के जो प्रोविजंस हैं, मैं राइट साइड से पढ़ना शुरू कर रहा हूं। लिखा हुआ कि टू अबेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, respect its ideas and institution, the national flag and the national anthem. आगे लिखा हुआ to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. Next है to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. आगे लिखा हुआ कि to promote harmony and the spirit of common brotherhoodness amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversity, renounce practices derogatory to the dignity of women. आगे है to promote and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creature. Next है कि to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. आगे है to strive towards excellence in all sphere of individual and collective activity so that the nation consistently rise to higher level of endeavor and achievement. Next है to defend the country and render national service when called upon to do so. To value and preserve the rich heritage of our composite culture. Next है to safeguard public property and to absorb violence. And last जो 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया वो है provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years. आगे इसमें है कि this duty was added by the 86 Constitutional Amendment Act 2002. बहरहाल ये 11 ड्यूटी जो आपके संविधान में अब पार्ट 51A में रखी गई हैं, ये आपको समझने वाली है। इसलिए समझने वाली है क्योंकि इन ड्यूटीज के जरिए हम अपने संविधान की बेहतर फंक्शनिंग को अश्योर कर सकते हैं। मेरा हमेशा से ऐसा मानना रहा है कि अगर हमें अपने ड्यूटीज को सही तरीके से प्रैक्टिस करने की एक कह सकते हैं हैबिट पैदा हो जाए, एक आदत हो जाए, एक संस्कार आ जाए, तो हमारा जो भी काम होगा वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेशन को एक तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा। किस दिशा में? बेहतर बनाने की दिशा में। क्योंकि जितने भी टारगेट फंडामेंटल ड्यूटीज में आपके लिए रखे गए हैं, जो अपेक्षाएं आपसे संविधान के इस चैप्टर से लगाई गई हैं, वो यही है कि आप कैसे एक बेहतर आदमी बन सकते हैं और कैसे बीइंग अ सिटीजन नेशन को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप जब भी अधिकारों की प्रैक्टिस करें, ध्यान रखें कि इन ड्यूटीज की भी प्रैक्टिस एट द सेम टाइम होनी चाहिए। आप उदाहरण के तौर पर यही ले लीजिए कि आपको हर प्लेस को विजिट करने की फ्रीडम अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई है। देश में कहीं भी आप घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, एक्सेप्टिंग दोज एरिया जो कि किसी वजह से प्रोटेक्टेड है, चाहे वो इंटीग्रिटी हो, चाहे वो कल्चर हो, वो बात अलग है। लेकिन आमतौर से सभी जगहों पर आपको विजिट करने का राइट है। जब आप कहीं विजिट करें तो ध्यान रखें कि जो विजिटिंग प्लेस है आपका, उसको आप अपने किसी भी काम से हानि ना पहुंचाएं। पता चल रहा है कि आप किसी हेरिटेज में गए हैं, वहां पर कुछ लिखे जा रहे हैं, उसकी दीवारों पर कुछ खुरच रहे हैं, उसको उस पर कुछ अलग सी चीजें बना रहे हैं, ये सब बेहतर कल्चर नहीं है। बल्कि बेहतर ये है
कि अगर वहां पर कोई ऐसा कोष बना है, कोई ऐसा फंड बनाया गया है जो उसके रख रखाव पर वहां पर कलेक्ट किया जा रहा है, तो अगर आपके पास है तो आप वहां पर कुछ मनी जो है वो जरूर उनको देने की कोशिश करें। और अगर नहीं है तो कोई बेहतर बात नहीं है, आप अपने एंड से उस मॉन्यूमेंट को, उस हेरिटेज को नुकसान न पहुंचाएं। ये तो एक एग्जाम्पल की बात, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको आपको समझना है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, गणतंत्र दिवस के मौके पर आमतौर से देखा जाता है कि युवा जो होते हैं वो झंडा गाड़ी में लगाए, जेब में रखे, तमाम जो है अलग अलग जगहों पर उसको लेकर के कैरी करते हैं, और अगली सुबह पता चलता है कि उनके घर के बाहर झंडा कहीं पड़ा हुआ है या कोई और तरीके से उसको ट्रीट किया जा रहा है। ये सही नहीं है। आपके पास बहुत आदर की और बहुत सम्मान की भावना होनी चाहिए जब हम नेशनल फ्लैग की बात करें, और उसको बेहतर होगा कि आउटसाइडर उतना पोर्ट्रेट ना करें, और अगर करें तो उसकी इज्जत के साथ करें। अदरवाइज आप कॉन्शियसली अपने नेशनल फ्लैग की तरफ, अपने नेशनल सिंबल्स की तरफ एक भाव रखें, एक सही भावना रखें, ये ज्यादा जरूरी है। बहरहाल संविधान दिवस के मौके की इस जो वीडियो है, इसमें मैं जितनी चीजें आपसे ऐड कर रहा हूं, इनका मोटिव ये है, इनका पर्पस ये है कि आपको संविधान की ठीक ठीक समझ हो। साथ साथ में मैं ये भी चाहता हूं कि संविधान हमारे देश में बेहतर फंक्शन करता रहे और वो इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्सीलेंस की तरफ हमको ले जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी जो ड्यूटीज है उसे सही तरीके से परफॉर्म करें, साथ में अपने जो राइट्स हैं उसे बहुत टॉलरेंस के साथ, उसे बहुत समझदारी के साथ अपनाएं और उसका एक तरीके से उसे एंजॉय करें। ऐसा ना हो कि ड्यूटीज को आप किनारे रख दें और राइट्स के लिए भागते रहे, और फिर उस राइट्स में बहुत सारे ऐसे डिमांड्स करते रहें, ऐसी चीजों की बात उठाते रहें जो अनफेयर हो, या ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अगेंस्ट हो। उसका ध्यान रखें। और बाकी चीजों में कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। हमारा संविधान अभी तक की सही यात्रा की तरफ चल रहा है और उसने बहुत बड़ी उपलब्धियां हम तक हमको पाने में हमारा मार्गदर्शन किया है। तो संविधान ऐसे ही नहीं, हमारे संविधान को आज दुनिया एक उम्मीद की नजर से देख रही है, इंस्पिरेशन है दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए, क्योंकि जिस तरीके की डाइवर्सिटी, एथनिक है, कल्चरल है, रेशियल है, और इसके बाद ये देश भौतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों की तरफ बढ़ रहा है, इसमें हमारे संविधान का बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरीके से डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बहुत अपने आप में सेलिब्रेट करने वाली चीज है। तो हम जितना बेहतर अपने संविधान को समझ पाएंगे, हम उतने अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे। बहरहाल इसी की नोट के साथ मैं अपने इस वीडियो लेक्चर को वाइंड अप करना चाहूंगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। आपको एक इन्फॉर्मेशन ये दे दूं कि मैंने संविधान के कुछ टॉपिक पर वीडियोस बनाए हैं, जिसकी एक प्लेलिस्ट है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। उसमें संविधान के उन टॉपिक्स पर आपको जो जानकारी है वो प्रोवाइड की गई है, उसे आप देखिए, उसका जरूर आप एक अवलोकन करिए। थैंक यू वेरी मच। हम फिर जुड़ेंगे।